So in the last video, I talked about the 16 Mahajanpads that were prevalent in the northern India, including the Magad Empire. We saw the causes for the rise of Magad Empire. Then we saw the different rulers who ruled over the Magad Empire. और उसी के साथ साथ हमने थोड़ा बहुत बाकी महाजनपद भी देखे थे। अब हमें पता है कि 600 BC में वैदिक कल्चर खत्म हो जाता है। अब 600 BC के अराउंड 3 इवेंट्स होते हैं। एक होता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दूसरा होता है द राइज ऑफ मगध एम्पायर और द 16 महाजनपद्स, थर्ड होता है पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन, जिसके ऊपर ये आज की वीडियो है। तो हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म और राइज ऑफ मगध ये दोनों हम कवर कर चुके हैं अलग अलग वीडियोज में। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन ड्यूरिंग द 600 BC। सो 3 इवेंट्स हुए थे 600 BC में, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, द राइज ऑफ मगध और द पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन। अब हम स्टार्ट करते हैं पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन। हम ग्रीक इन्वेजन करने से पहले पर्शियन इन्वेजन देखेंगे। पर्शियन इन्वेजन में सबसे पहले आता है साइरस। इन्हें साइरस द ग्रेट बोलते थे और उसका ये रीज़न था क्योंकि इन्होंने ये अकीमेनियन एम्पायर को बनाया था। तो साइरस द ग्रेट इस अकीमेनियन एम्पायर के फाउंडर थे। अब हम देखेंगे अकीमेनियन एम्पायर था क्या। इसे फर्स्ट पर्शियन एम्पायर बोलते थे, फर्स्ट पर्शियन एम्पायर। और ये अब तक का, टिल टुडे, ये अब तक का सबसे बड़ा एम्पायर था पूरे वर्ल्ड का। मिडिवल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि ऑटोमन एम्पायर था, पर ऑटोमन एम्पायर भी इस अकीमेनियन एम्पायर के सामने कुछ नहीं था। ये अकीमेनियन एम्पायर पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एम्पायर रहा है अब तक का, टिल नाउ। तो ये रीज़न था इन्हें साइरस द ग्रेट बोलते थे, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा ये अकीमेनियन एम्पायर खड़ा करा था। हम एक बार देख लेते हैं कि ये अकीमेनियन एम्पायर कहाँ से कहाँ तक का था। ऑल्दो ये एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कंपैरेटिवली इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए थे कि ये साइरस द ग्रेट अकीमेनियन एम्पायर के फाउंडर थे। बट फिर भी अकीमेनियन एम्पायर को देख लेते हैं फॉर जनरल नॉलेज। यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है कहाँ से कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दे। हमने एक ज्योग्राफी में देखा था बाल्कन पेनिनसुला, उसका एक पार्ट ये जो थ्रेस है, ये उस टाइम पे अकीमेनियन एम्पायर में था। यहाँ से अकीमेनियन एम्पायर स्टार्ट होता था। अफ्रीका में ये इजिप्ट, और फिर ये पूरा अरब पेनिनसुला के पूरा ऊपर वाला एरिया जिसमें अर्मीनिया ये सब आते थे, और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये सिंध नदी तक ये इनका अकीमेनियन एम्पायर था। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एम्पायर था। एशिया का भी पार्ट कवर होता था, यूरोप का भी पार्ट कवर हो रहा है और अफ्रीका का भी पार्ट कवर हो रहा है। तो ये 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ इनका एम्पायर था। साइरस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन who invaded India. This is a very important fact. So if somebody asks you who was the first person who invaded India, so that was the Cyrus the Great. So he was the first conqueror who led an expedition and entered into India. UPSC भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन सा बंदा था जिसने सबसे पहले इंडिया को इन्वेड करा था। तो था साइरस। इसने ये गंधार कैप्चर कर दिया था, ये रहा गंधार वाला एरिया, ये पूरा कैप्चर कर दिया था। और यहाँ पे जितनी भी ट्राइब्स रहती थी, जितने भी किंगडम थे, 3 किंगडम थे उस टाइम पे यहाँ पे। एक था गंधार, देखा था हमने जब हमने 16 महाजनपद पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में, तो हमने देखा था यहाँ पे गंधार था, एक काम्बोज था, है ना, और एक और एरिया था, वो महाजनपद नहीं था बट एक छोटा सा एरिया था, मद्रा। तो इस एरिया में, इस 3 एरिया में जितनी भी ट्राइब्स थी, उन्होंने साइरस के सामने सबमिट कर दिया था और साइरस की सोवरेन अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर दिया था, रिकॉग्नाइज कर दिया था, और उन्हें ट्रिब्यूट भी पे करते थे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जब साइरस ने गंधार एरिया को कैप्चर कर दिया था, उस टाइम पे मगध में राजा थे बिम्बिसार, जिन्होंने मगध एम्पायर को बनाया था। तो ये दोनों साथ में ही थे, ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। ओके, साइरस के एक बेटे थे जिन्हें इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो हम उनकी बात भी नहीं करेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर साइरस के बाद उनके आते हैं पोते।
ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ साइरस और उनका रूल था 522 से 586 BC। 486 है, तो इनका रूल था 522 से 486 BC। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ साइरस और इन्होंने ये पंजाब और सिंध वाला एरिया भी कैप्चर कर दिया था। साइरस ने ये गंधार एरिया कैप्चर करा था, पर उनके पोते ने ये पंजाब और सिंध वाला एरिया भी एनेक्स कर दिया था एक्मीनियन एम्पायर में। और ये जो एरिया था पंजाब और सिंध एरिया, ये बना सप्तरपी। सप्तरपी का मतलब है प्रोविंस। तो ये पंजाब और सिंध वाले एरिया एक्मीनियन एम्पायर का 20th सत्रपी या फिर 20th प्रोविंस बना, और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया था। ऑब्वियसली यहाँ पे इंडस रिवर जा रही है, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जा रही है, और कहा करते हैं कि उस टाइम पे सरस्वती भी इसी जगह जाती थी। तो 7 रिवर यहाँ पे जाती थी, तो सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया था। और यहाँ पे पूरे एक्मीनियन एम्पायर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई एरिया फर्टाइल है तो वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दिखेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल गैंगेटिक वैली, इंडिया में गैंगेटिक एरिया सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको वहीं पे रहने के लिए दिखेगी, सबसे ज़्यादा लोग वहीं पे रहते हैं। उसी तरह से ये जो इंडस वाला एरिया था, गंधार, पंजाब, सिंध, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया था इस पूरे एक्मीनियन एम्पायर का, और इसलिए ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है डेरियस के रूल का कि इन्होंने स्काइलस, एक बंदा था स्काइलस, और उसे नेवल एक्सपीडिशन पे भेजा था इंडस को एक्सप्लोर करने। ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज है ये यहाँ पे। तो स्काइलस को डेरियस ने भेजा था यहाँ इस पूरे से एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि यहाँ से नए नए रूट्स एशिया के लिए मिल जाए, जो मिले भी। तो सिंपल था, साइरस, उसे साइरस द ग्रेट बोलते थे, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ एक्मीनियन एम्पायर। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेडेड इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये गंधा वाला एरिया को कैप्चर करा था, और वहाँ पे जितनी भी ट्राइब्स थी उनके सामने उन्होंने सबमिट कर दिया था और उनकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करा था, ट्रिब्यूट पे करते थे। सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने एक्मीनियन एम्पायर के बारे में बता दिया कि इट वाज द फर्स्ट पर्शियन एम्पायर, एंड ये अब तक का वर्ल्ड में सबसे बड़ा एम्पायर था, जो जो यूरोप में भी था, बाल्कन पेनिनसुला में थोड़ा, अफ्रीका में इजिप्ट वाला एरिया, अरब पेनिनसुला के ऊपर वाला एरिया जिसमें आर्मेनिया और ये सब आते थे, और फिर ये पर्शिया मतलब जो ईरान इराक वाला एरिया, और अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये सब पहले इसमें एक्मीनियन एम्पायर में आते थे। फिर डेरियस आया, ये ग्रैंडसन था साइरस का, और इन्होंने पंजाब और सिंध को भी एनेक्स कर दिया था एक्मीनियन एम्पायर में। साइरस ने गंधा वाला एरिया करा था, पर उनके पोते ने पंजाब और सिंध वाला एरिया कर दिया था, जिससे वो 20th सत्रपी बोलता था। सत्रपी का मतलब होता था प्रोविंस, और ये पूरा एरिया सबसे ज़्यादा फर्टाइल और पॉपुलस था। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी थी, सरस्वती भी थी उस टाइम पे, तो ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल था, और जब कोई एरिया फर्टाइल होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। उन्होंने स्काइलस को नेवल एक्सपीडिशन के लिए भेजा था इंडस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये पर्शियन इन्वेजन था, बहुत सिंपल था। थोड़ा बहुत और देखेंगे इसके बारे में। सक्सेस, ये डेरियस के बेटे थे, इन्होंने बस एक ही काम करा था और वो ही आपको याद करना है, उसके अलावा कुछ याद करना। सक्सेस की लड़ाई हुई थी ग्रीस में, ठीक है, तो ग्रीक से लड़ाई हुई थी इनकी, और उन्होंने इसमें क्या करा, इंडियन प्रोविंस को काफी अच्छे से यूटिलाइज करा। जो ये 20th सत्रपी था इनका प्रोविंस थी, उसको काफी अच्छे से यूटिलाइज करा और अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करा। कैसे यूटिलाइज करा, जो इंडियन आर्मी थी, मतलब उस टाइम पे वहां पे जितने भी लोग थे, और उन्होंने आर्मी बनाई थी, जो इंडियन इन्फेंट्री या फिर कैवलरी थी, उसे ग्रीस में भेज दिया। मतलब अपने लोगों को भेजा तो था ही, उसके साथ साथ इंडियन इन्फेंट्री और कैवलरी को भी ग्रीस में लड़ने के लिए भेज दिया। हम देखेंगे ब्रिटिशर्स यही करते थे। ब्रिटिशर्स जब भी किसी फॉरेन कंट्री के साथ वॉर करते थे, तो अपनी कॉलोनीज में जितनी भी उनकी आर्मी थी, वो नेटिव आर्मी को भेजते थे वहां पे। एक तो उनके रिसोर्सेज जो अपनी आर्मी नहीं भेजते थे, उनके लोग नहीं मरते थे, रिसोर्सेज कम लगते थे, और उनका काम भी हो जाता था। तो उसी की तरह सर्सस ने भी यही करा था, इंडियन इन्फेंट्री और कैवलरी को ग्रीस में भेज दिया था लड़ने के लिए। ऑल दो ये सर्सस हार गए थे और ग्रीस जीत गए थे, और जिसकी वजह से ये लोग इंडिया में फॉरवर्ड पॉलिसी अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैंने बताया था कि ये पंजाब और सिंध वाले एरिया में थी,
ये लोग था, यहाँ पे ये इंडस रिवर जा रही है तो पंजाब और सिंध वाले एरिया में आ गए थे, पर ये लोग उसके आगे नहीं जा पाए थे। आगे इसलिए नहीं जा पाए थे क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन इन्फेंट्री और कैवलरी वो हार गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। सोल्जर्स कम थे और जितनी भी आर्मी बची थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो उन्होंने आगे नहीं जा पाए, तो वो लोग आगे नहीं जा पाए। तो अगर सर्सेस नहीं आता, ग्रीस हार जाता, तो ये पॉसिबल था कि अक्यूमेनियन एम्पायर आगे इंडिया में फैल सकता था। अक्यूमेनियन एम्पायर की फॉरवर्ड पॉलिसी आगे हो सकती थी अगर सक्सेस नहीं हारता। तो सक्सेस हार गया था, तो इसलिए अक्यूमेनियन एम्पायर वहीं पे रहा, फॉरवर्ड पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो पाई, जो एरिया था उनके पास वो ही रहा। सो द retreated after the defeat in the Greece. Due to that, they could not follow the forward policy in India. सिंपल है। फिर लास्ट रूलर थे अक्यूमेनियन एम्पायर के, डेरियस थ्री। और ये सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए फेमस है क्योंकि इनके इवेंट में अलेक्जेंडर ने इन्वेट कर दिया था इंडिया में 330 बीसी में। ये 330 बीसी याद करना इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, सो यू शुड रिमेंबर दिस। और ये उसमें डेरियस थ्री हार गए थे, अलेक्जेंडर जीत गया था और अक्यूमेनियन एम्पायर का कंट्रोल इंडिया से खत्म हो गया था। However, control of Persians slackened on the eve of Alexander's invasion of India. तो सिंपल था काफी, जबरदस्त थे। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इंडियन प्रोविंस को यूटिलाइज करा था, इंडियन इन्फेंट्री और कैवलरी को ग्रीस में लड़ने के लिए भेजा गया था, जिसमें वो हार गए थे। और उसी की वजह से इंडिया में फॉरवर्ड पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो पाई। अगर नहीं हारते तो हो सकता था कि वो लोग और आगे तक एक्सपेंड कर जाते। और फिर डेरियस थ्री इसलिए फेमस है क्योंकि इनके टाइम पे अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड कर दिया था और उन्हें हरा दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से अब पर्शियन का कंट्रोल इंडिया से हट गया था। डेरियस थ्री के जो टाइम पे रूलर थे उनका नाम था धनानंद। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, धनानंद डेरियस थ्री के टाइम पे रूलर थे। साइरस के टाइम पे कौन रूलर थे? साइरस के टाइम पे रूलर थे बिम्बिसार। और डेरियस थ्री के टाइम पे रूलर थे धनानंद, नंदा डायनेस्टी के, जो लास्ट रूलर थे मगध एम्पायर के। ओके, हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो ये था पर्शियन के बारे में। ग्रीक इन्वेजन पढ़ने से पहले हम एक बार ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ पर्शियन इन्वेजन। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, मेंस के लिए स्पेशली। सो इट प्रोवाइडेड एन impetus टू द ग्रोथ ऑफ इंडो इरानियन कॉमर्स। अब मैंने आपको बताया था कि डेरियस वन जो थे उन्होंने एक आदमी को इंडस को एक्सप्लोर करने भेजा था, एक नेवल एक्सपीडिशन के लिए भेजा था, जिसका नाम था स्काइलस। इस स्काइलस ने काफी रास्ते ढूंढे थे इंडस रिवर के थ्रू, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोथ बढ़ गया इंडिया और ईरान का। सो इस पूरे इन्वेजन का ये फायदा हुआ कि इंडिया और ईरान के बीच में ग्रोथ बढ़ा, ट्रेडिंग अच्छी हुई, प्रॉस्पेरिटी आई दोनों रीजन में। ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 200 साल तक रहा। इंडिया और ईरान का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 200 साल तक रहा। इट प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर अलेक्जेंडर इन्वेजन। अब अलेक्जेंडर को पता था, अलेक्जेंडर ने भी सुना था कि ऐसे ऐसे पर्शियन ने इन्वेजन करा था, और अलेक्जेंडर को पता चल गया था कि कौन सा रास्ता यूज करना है। ठीक है, ये जो स्काइलस ने रास्ते ढूंढे थे, अलेक्जेंडर वहां से भी आ सकता था। तो अलेक्जेंडर को एक आइडिया मिल गया था कि इंडिया में कैसे इन्वेड करना है, सिर्फ इसी की बेसिस पे। एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट था पर्शियन इन्वेजन का, वो ये था कि खरोस्ती स्क्रिप्ट। खरोस्ती स्क्रिप्ट ईरानियन स्क्रिप्ट है और वो इस गंधार एरिया में काफ़ी यूज़ होने लगी थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। सो इट वॉज अ फॉर्म ऑफ ईरानियन राइटिंग बिकेम पॉपुलर इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली गंधार काम्बोज वाला जो ये एरिया था। ये अशोका का एडिक्ट है, हम आगे पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर में अशोका का एडिक्ट होते थे, आयरन एडिक्ट, आयरन पिलर्स जिसे कहते थे। उस पे इस खरोस्ती स्क्रिप्ट से लिखा गया है। ये जो खरोस्ती स्क्रिप्ट लिखा जाती थी ये उर्दू की तरह राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। तो ये कॉन्टैक्ट हुआ था ना इंडो ईरानियन का, इसका मतलब ये भी है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में कल्चर्स भी चेंज हुए थे। तो ऐसा भी हो सकता था कि इंडिया का कुछ कल्चर ईरान में आ गया था और ईरान का कुछ कल्चर इंडिया में आ गया था, और वो हम देख सकते थे इस चीज से। ईरान की जो खरोस्ती स्क्रिप्ट थी वो इस पूरे रीजन में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि अशोक जो आगे आएंगे, अभी तक आए नहीं है, वो पूरा मौर्यन एम्पायर अभी तक बना ही नहीं है,
वो भी इस खरोसी स्क्रिप्ट से अपने आयरन पिलर्स पे लिखवाते थे। एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो ये पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस था, ये मौर्यन आर्ट पे हो गया था। जो ये वाला टॉपिक है ये हेरिटेज एंड कल्चर में आता है, जिसके ऊपर मैं अलग सीरीज बनाऊंगा, मैं इसे तब एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस मौर्यन आर्ट पे बहुत ज़्यादा हो गया था। एक तो हम ये आयरन पिलर्स पे देखते थे, जो अशोका के एडिक्ट थे उस पे खरोसी स्क्रिप्ट से लिखा जाता था। दूसरा मोनोलिथिक पिलर्स थे। मोनोलिथिक का मतलब सिंगल और स्टोन, तो जो पूरे एक चट्टान जैसे पिलर्स थे, एक ही स्टोन के सिंगल पिलर्स थे, उस पे भी, या फिर अशोका के टाइम पे जो स्कल्पचर्स बनते थे उस पे भी पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस हम देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब पर्शियन इन्वेजन के इफेक्ट्स थे। क्या क्या, एक तो इंडो ईरान का ग्रोथ, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब बढ़ा। दूसरा, इनका कांटेक्ट 200 सालों तक रहा। अब जब ऐसा कांटेक्ट रहता है तो मतलब दोनों कंट्रीज के कल्चर चेंज होते हैं। उसका हम इफेक्ट देख सकते हैं कि खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज होने लगी थी गंधार एरिया में, जो इतनी इंपॉर्टेंट बन गई थी, अशोका के एडिक्ट्स पे भी यूज होती थी। एक और ये था कि मौर्यन टाइम पे जो आर्ट एंड कल्चर था उस पे पर्शियन आर्ट का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा था। जो मोनोलिथिक पिलर्स थे अशोका के, हम उस पे देख सकते हैं वो इन्फ्लुएंस, या फिर जो स्कल्पचर्स मिले थे उस टाइम पे, हम उस पे भी वो पर्शियन इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। आने वाले टाइम पे गंधार आर्ट भी डेवलप होती है, वो हम आगे देखेंगे, वो अभी नहीं आया। तो ये सब था पर्शियन इन्वेजन के ऊपर। अब हम आते हैं ग्रीस इन्वेजन। ग्रीक इन्वेजन पे सिर्फ अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइम पे सिर्फ अलेक्जेंडर ने ही इन्वेड करा था। ये आए थे इंडिया में, और फिर जब ये वापस जा रहे थे तो इनकी डेथ हो गई थी। वो अभी हम देखेंगे कैसे। ग्रीक इन्वेजन या फिर मैकेडोनिया इन्वेजन, ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब अलेक्जेंडर इंडिया में आए थे, जब अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड करा था, तब उस टाइम पे इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी इस एरिया की। सबसे पहले हमने यही देखा था कि जो डेरियस थ्री थे, जो लास्ट रूलर थे एक्यूमेनियन एम्पायर के, उनका रूल था। जो उनकी 20th सत्रपी थी एक्यूमेनियन एम्पायर की, उस पर डेरियस थ्री का रूल था। दूसरा, कि यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम थे पूरे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। ये गंधार एरिया, ठीक है, ये अभीरसारा था, ये गिद्रोसिया। तो ये इस एरिया में छोटे छोटे किंगडम्स थे, और भी थे, इसमें मैप में है नहीं, बट और भी थे। ये तक्षशिला में अम्भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो अम्भी ऑफ टक्सिला था यहाँ पे। तो उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताता हूँ। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है अम्भी ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला ये रहा, इसमें रूलर थे अम्भी। ठीक है। एक थे अभिसार के रूलर, ये रहा अभिसार, वहाँ पे रूलर थे। और तीसरा था पोरस। पोरस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोरस झेलम और चेनाब के बीच में रूल करता था। ये इंदस आ रही है, और ये झेलम या चेनाब भी है, तो इन दोनों के रिवर के बीच का जो ये एरिया था यहाँ पे, ये पूरा पोरस का था। ये वाला एरिया, ये पोरस का था। तो तीन रूलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक तो अम्बी तक्षशिला का, एक अभिसार का रूलर, उसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर मेंस में कभी आता है तो अभिसार मेंशन कर देना, या फिर एमसीक्यू अगर कुछ बनता है तो देख लेना। और एक पोरस था जो रूल करता था झेलम और चिनाब नदियों के बीच में। बस आपको इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक और फैक्ट इस वाले एरिया का, पूरे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया का, कि ये इंडिया का सबसे ज़्यादा डिसयूनाइटेड पार्ट था। डिसयूनाइटेड इसलिए क्योंकि जो रूलर्स थे वो एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। अगर आपने थोड़ा बहुत मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, या फिर थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है हमारा, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है पूरा, ये हमेशा से ही वीक था। मुगल्स इस साइड से आए, ठीक है, उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे वो इस साइड से आए। जितने भी इन्वेजन हुए हैं इंडिया में वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से ही हुए हैं। ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा वीक था, और वीक होने का मेन रीज़न ये था क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इट वॉज द मोस्ट डिसयूनाइटेड पार्ट ऑफ इंडिया। रूलर्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो ये तक्षशिला के जो रूलर थे अम्बी, ये अभिसारा के रूलर से इनकी लड़ाई रहती थी, पोरस से लड़ाई रहती थी, इन तीनों की लड़ाई रहती थी, और ये सबसे ज़्यादा डिसयूनाइटेड पार्ट था।
इसी की वजह से पर्शियन और ग्रीक रूलर्स ने फ़ायदा उठाया था और इन्वेड कर दिया था। तो जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा था उस टाइम पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी इस वाले एरिया की? छोटे छोटे किंगडम्स थे, उसमें इंपॉर्टेंट था तक्षशिला जिसके रूलर थे अम्बी, अभिसार वाला ये इंपॉर्टेंट था, और पोरस जो झेलम और चेनाब नदी के बीच का जो एरिया था वहाँ पे रूल करते थे। और ये डिसयूनाइटेड पार्ट था इंडिया का सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे रूलर्स अपने एक दूसरे से फाइट करते रहते थे। अब हम अलेक्जेंडर के इन्वेजन के कॉजेज देखेंगे, और सबसे बड़ा कॉज था हेरोडोटस। तो हेरोडोटस एक ग्रीक ऑथर था या फिर ग्रीक फिलोसोफर था जिसकी राइटिंग्स की वजह से अलेक्जेंडर इंडिया में अट्रैक्ट हो गया था। हेरोडोटस इंडिया के बारे में लिखता था कि इंडिया बहुत सुंदर है, और सबसे इम्पोर्टेंटली इंडिया के पास बहुत 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 ज़्यादा वेल्थ है। हमें पता था कि इस टाइम पे नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी इंडिया में, मगध में। और नंदा डायनेस्टी के टाइम पे हम देख चुके हैं कि उनके पास इनॉर्मस वेल्थ थी। नंदा डायनेस्टी का टैक्स कलेक्शन सिस्टम बहुत एफिशिएंट था। दूसरा, मगध की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, वहाँ पे आयरन ओर हिल्स थे, वहाँ पे कॉपर होल्ड हिल्स थे, वो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करता था, वो ट्रेड रूट था इम्पोर्टेंट। तो उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इंडिया को काफ़ी रिच बना चुकी थी। और नंदा डायनेस्टी की वजह से मगध के पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ थी। यही सब चीज़ें हेरोडोटस ने देखी होगी या फिर उसने सुनी होगी और उसने बुक लिखी जिसमें उसने इंडिया की फैबुलस वेल्थ के बारे में बता रखा है। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न था अलेक्जेंडर के इन्वेजन का। दूसरा रीज़न था कि अलेक्जेंडर को ज्योग्राफिकल इंक्वायरी और नेचुरल हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था। अब इंडिया की ज्योग्राफी हमें पता है काफ़ी यूनिक भी है। हिमालयस नीचे है, नीचे तीनों तरफ सी है, और इंडिया में वेस्टर्न घाट्स भी है, काफ़ी अलग बायोडाइवर्सिटी है। तो ये सब अलेक्जेंडर को अट्रैक्ट कर रहा था, और ये भी एक रीज़न बना था कि अलेक्जेंडर ने इंडिया में आके इन्वेड कर दिया। थर्ड रीज़न ये भी था कि अलेक्जेंडर को लगता था कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का ईस्टर्न बाउंड्री है। उसे लगता था कि इंडिया है, उसके ईस्ट में सिर्फ एंडलेस सी है। तो जो इंडिया है ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ वर्ल्ड की, और वो हमेशा से उसे कॉन्कर करना चाहता था। उस टाइम की ज्योग्राफिकल जो नॉलेज थी उसके हिसाब से यही था सबको। उस टाइम पे ये नहीं पता था कि अर्थ स्फेयर है, उस टाइम पे सबको लगता था कि अर्थ फ्लैट है, और इंडिया ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, उसके ईस्ट में सिर्फ सी है। तो अलेक्जेंडर वर्ल्ड की ईस्टर्न बाउंड्री को कॉन्कर करना चाहता था, और ये भी एक रीजन बना अलेक्जेंडर के इन्वेट करने का। तो सिंपल है, सबसे पहले एक हेरोडोटस जेंटलमैन थे, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा कि इंडिया की काफ़ी फैबुलस वेल्थ थी जिसकी वजह से अलेक्जेंडर अट्रैक्ट हुआ। दूसरा, अलेक्जेंडर को जोग्राफिकल इंक्वायरी और नेचुरल हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था। और तीसरा, अलेक्जेंडर हमेशा से वर्ल्ड की ईस्टर्न बाउंड्री को कॉन्कर करना चाहते थे, और उन्हें लगता था कि इंडिया ईस्टर्न बाउंड्री है। उस टाइम की जोग्राफिकल नॉलेज के हिसाब से अर्थ फ्लैट थी, और इंडिया के ईस्ट वर्ड सिर्फ एंडलेस सी है। तो ये भी एक रीज़न बना अलेक्जेंडर के इंडिया को इन्वेट करने का। और अब होती है बैटल ऑफ हाइडिस्पस। जो ये हाइडिस्पस है ये झेलम रिवर है। झेलम रिवर को ही हाइडिस्पस बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता ये वर्ड इंग्लिश है या फिर ग्रीक है, बट झेलम रिवर को ही हाइडिस्पस बोलते हैं। तो ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हाइडिस्पस, ये झेलम नदी के बैंक्स पे हुई थी। अलेक्जेंडर इंडिया में 330 बीसी के अराउंड आ गए थे। 327 बीसी के आसपास अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस कर दिया था, और वहां पे उन्होंने 10 मंथ लगाए थे वहां की लोकल ट्राइब से लड़ने में। उन सब ट्राइब्स को हराया अलेक्जेंडर ने, और वो आगे बढ़े। 326 बीसी के आसपास उन्होंने इंदस रिवर को क्रॉस कर दिया। इंदस की ट्रिब्यूटरीज क्रॉस नहीं करी थी, सिर्फ इंदस रिवर को क्रॉस करा था। किसकी हेल्प से? बोट्स बनाए थे उन्होंने, ब्रिजेस बनाए थे, उसकी हेल्प से उन्होंने इंदस रिवर को क्रॉस करा। 327 बीसी के आसपास अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस कर दिया था। वहां पे उन्होंने कई 10 महीने लगाए और वहां की लोकल ट्राइब से लड़ाई करी और जीत गए। 326 बीसी में उन्होंने इंदस रिवर को क्रॉस करा बोट या फिर ब्रिजेस की हेल्प में। अब जैसे ही इन्होंने इंदस रिवर को क्रॉस करा, हमने मैप पे देखा था कि वहां पे तक्षशिला पड़ता था, और तक्षशिला के रूलर थे अंबी। इन्होंने अलेक्जेंडर को काफी वार्मली रिसीव्ड करा, मतलब ये अलेक्जेंडर की साइड पे ही थे। मैंने आपको बताया था जो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा डिसयूनाइटेड पार्ट था पूरी कंट्री का।
जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं वो सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के थ्रू ही हुए हैं, और रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे जितने भी रीजन थे, वहाँ पे जितने भी किंगडम्स थे, वो सब एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। तो अम्बी बाकी जितने भी किंगडम्स थे, जैसे पोरस का किंगडम था, अम्बी उन सब के अपोज था। तो अम्बी अलेक्जेंडर की तरफ आ गया था और उन्होंने उसे वार्मली रिसीव करा। वहां से अलेक्जेंडर ने पोरस, हमने देखा था पोरस कहाँ पे थे, झेलम और चिनाब के जो बीच वाला एरिया था, वहां पे पोरस का किंगडम था। तो वहां से अलेक्जेंडर ने पोरस को एक मैसेज भेजा और उसमें उन्होंने बोला कि तुम मेरी सोवरेन अथॉरिटी को मान लो, अपना किंगडम मुझे दे दो। बट जो पोरस थे, पोरस वॉज अ ग्रेट किंग, पोरस वॉज अ वेरी ब्रेव एंड ही वॉज अ ट्रू लीडर ऑफ हिज ट्राइब। ये भी बोलते हैं कि पोरस वॉज द किंग ऑफ पुरूज। सो पोरस ने मना कर दिया। पोरस ने बोला कि मैं लड़ूंगा बट मैं अपनी किंगडम को नहीं दूंगा। जब पोरस ने अलेक्जेंडर को मना कर दिया तो अलेक्जेंडर झेलम रिवर के बैंक्स पे आ गया लड़ने के लिए। झेलम रिवर को आप हेडस्टर्स बोलते थे, ये मैं आपको बता चुका। अब इस साइड है अलेक्जेंडर की आर्मी, ये बीच में है झेलम रिवर या फिर हाइडस्पस, और यहाँ पे है पोरस की आर्मी। अब हुआ क्या था, जब अलेक्जेंडर इस रिवर को क्रॉस करने वाले थे तो उस टाइम पे बारिश हो गई, आंधी तूफान आने लगे और अलेक्जेंडर इस रिवर को क्रॉस नहीं कर पाए 2-3 दिनों के लिए। जब ये बारिश रुकी, उसी के बाद अलेक्जेंडर इस रिवर को क्रॉस कर पाए, जहाँ पे पोरस की काफी बड़ी आर्मी थी। बट फिर भी ये बैटल हुई और अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया। पोरस ये बैटल हार गए। और एक काफी फेमस डायलॉग है, आपने, मुझे नहीं पता मूवी या फिर वो सीरीज में था, मुझे इतना याद नहीं है, बट एक काफी फेमस डायलॉग था पोरस का। अलेक्जेंडर पूछते हैं हराने के बाद कि मैं अब तुम्हें कैसे ट्रीट करूं, एंड पोरस बोलते हैं जैसे एक राजा, जैसे एक किंग किंग को ट्रीट करता है वैसे ही मैं ट्रीट होना चाहता हूं। और अलेक्जेंडर ये बात सुन के इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए, उन्होंने पोरस की ब्रेवरी देखी, उन्हें पता था कि पोरस काफी अच्छे इंसान है। तो वो पोरस से इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने पोरस को उसका किंगडम दे दिया और उसे राजा बनने दिया। तो अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया, बट वो पोरस से इम्प्रेस इतना ज्यादा हो गए थे कि पोरस को वापस उसके स्टेट में रीइंस्टेट कर दिया। उसके बाद अलेक्जेंडर और ईस्ट की तरफ गए। अब आती है बियास रिवर, इंडस की ट्रिब्यूटरी है बियास। जब अलेक्जेंडर बियास रिवर तक पहुंचे, तब अलेक्जेंडर की आर्मी ने, अलेक्जेंडर की जो सोल्जर्स है, उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। इसके दो रीजन से। पहला, अलेक्जेंडर की आर्मी काफी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इतने सालों से वो बैटल में थी, इतने सालों से वो अपने घर से बाहर थी, घर से दूर थी, उनका घर था मैकेडोनिया, और वो इतने सालों से घर से दूर थी कि उनकी आर्मी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और उनकी आर्मी बोलने लगी अब हम आगे नहीं लड़ पाएंगे। तो पहला रीजन था कि दे वर एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस बैटल। दूसरा दूसरा रीजन ये था, नंदा डायनेस्टी। अलेक्जेंडर की आर्मी को पता था कि आगे नंदा डायनेस्टी की आर्मी है, और नंदा डायनेस्टी की आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल थी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नंदा डायनेस्टी की आर्मी की वजह से अलेक्जेंडर की आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था, क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी को पता था कि नंदा डायनेस्टी की आर्मी से पंगे लेना मतलब जान खो देना। उनके पास एलिफेंट्स थे, उनके पास वास्ट रिसोर्सेज थी, और ये सेकंड रीजन बना, और अलेक्जेंडर की आर्मी आगे नहीं जा पाई। वो बियास रिवर से ही उन्होंने रिट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। और जब वो वापस जा रहे थे, उन्होंने इंडस रिवर भी क्रॉस कर ली, और बेबीलोन के आसपास अलेक्जेंडर की डेथ हो गई। एक तो इतने टाइम से वो बाहर थे, दूसरे वो बीमार पड़ गए थे, तो अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी। तो पोरस को हराने के बाद पोरस को उन्होंने वापस री करा अपने थ्रोन पे। वो आगे बढ़े बियास की तरफ, बियास तक आते आते वहां पे उन्होंने लोगों से लड़ाई करी, जितनी भी ट्राइब्स थी। वहां तक आते आते उनकी आर्मी काफी थक चुकी थी, और दूसरा, वो नंदा डायनेस्टी की आर्मी से काफी डरते थे, इसलिए उन्होंने रिट्रीट करना स्टार्ट करा। अलेक्जेंडर को उनकी बात माननी पड़ी, वो वापस उनके साथ जाने लगे, और रास्ते में ही जब वो बेबीलोन पहुंचने लगे थे तो अलेक्जेंडर की डेथ हो गई। तो ये था बैटल ऑफ हाइडस्पस। और अब लास्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। सबसे पहला,
It encouraged political unification of North India under the Mauryas. हमें पता था कि नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्यन एम्पायर बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर के फाउंडर है, जो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उन्हें पता था कि जितने भी ये इन्वेजन्स हुए, जितने भी ग्रीक इन्वेजन, जितने भी पर्शियन इन्वेजन्स हुए, उसका रीजन था यहाँ पे डिसइंटीग्रिटी। तो जब वो मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं, सबसे पहले वो इस वाले एरिया को एनेक्स कर देते हैं। ये पूरा ही मौर्यन एम्पायर के अंडर में आता है। यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो जाता है, तो ये एरिया स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा, सिस्टम ऑफ स्मॉल स्टेट्स केम टू एंड। अब जब उन्होंने यूनिफिकेशन कर दिया, पूरा एक एम्पायर बन गया, तो छोटे स्टेट्स तो खत्म ही हो गए। तो सेकंड ये था। थर्ड ये था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। अब अलेक्जेंडर जब आए थे, तब उन्होंने नए रास्ते ढूंढे थे। जब अलेक्जेंडर वापस जा रहे थे, तब उन्होंने नए रास्ते ढूंढे। तो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन गया इंडिया और ग्रीस के साथ। ठीक है, वहाँ पे ट्रेडिंग हुई अच्छी, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, और बाकी सब जो भी चीज़ें होती हैं। और लास्ट था मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य लेटर एक्स इंडस वैली रीजन, जो अब हम देख चुके हैं। और इसी के साथ साथ हमारा पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन खत्म होता है। इस टॉपिक में इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो भी है यही है। इसके अलावा अगर आप कोई भी बुक उठा लो, कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मौर्यन एम्पायर।